बिहार में एनडीए की आंधी और महागठबंधन की करारी हार के बाद सियासत बदल गई है। कल दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जश्न के बीच प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान ने बंगाल की सियासत तक में हलचल मचा दी है। पीएम मोदी ने बिहार के युवाओं को बधाई देते हुए एसआईआर को देश के लिए जरूरी बताते हुए चुनाव आयोग की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने एसआईआर को लोकतंत्र की सफाई बता रहे हैं। यानी बीजेपी ने बिहार की लहर को अब बंगाल के मैदान तक ले जाने का प्लान शुरू कर दिया है। इस बीच आज बिहार में महागठबंधन की हार को लेकर कांग्रेस की दिल्ली में बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। कांग्रेस ने बैठक के बाद एसआईआर और चुनाव आयोग पर हार का सारा मलबा डाल दिया। अखिलेश यादव तो कल ही से एसआईआर के मुद्दे को उठाना शुरू कर चुके हैं। अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस ने बिहार में बुरी हार के लिए सच्चाई के साथ मंथन किया या फिर एसआईआर को कटघरे में खड़ा करके आगे की सियासत का प्लान बना रही है। क्या विपक्ष की नजर में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण ही चुनाव की दिशा बदलने का औजार बनता जा रहा है या फिर एसआईआर पर छिड़े इस पूरे राजनीतिक विवाद पर आज हमें बहस करनी होगी। और आज यह भी जानेंगे कि आखिर विपक्ष के पास आगे का प्लान क्या है। आज सत्ता पक्ष से भी पूछेंगे कि क्या बिहार की तरह बंगाल में भी उनके पास कोई जीत का नया फॉर्मूला है। मोदी के मिशन बंगाल और एसआईआर पर सियासत लाल होती हुई नजर आ रही है, उस पर एक जरा रिपोर्ट भी देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बिहार में शानदार जीत पक्की होते ही प्रधानमंत्री मोदी कल सीधे बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। भीड़ थी, उत्साह था और आगे की रणनीति का ऐलान था। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर ऐसा मुद्दा छुआ जिसने चुनावी जश्न को सीधा राजनीतिक बहस में बदल दिया। देश का मतदाता, खास तौर पर हमारा युवा मतदाता, मतदाता सूची के शुद्धिकरण को बहुत गंभीरता से लेता है। बिहार के युवा ने भी मतदाता सूची शुद्धिकरण को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया। बिहार में एसआईआर यानी मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद एनडीए की भारी जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, जिसका जिक्र पीएम मोदी के इस संदेश में साफ दिखा। यानी बिहार के बाद अब बंगाल भी जीतने की तैयारी है। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले 24 जून को 7 करोड़ 89 लाख मतदाता थे, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वोटरों के नाम कटने और जुड़ने के बाद ये संख्या 7 करोड़ 42 लाख हो गई। जिस एसआईआर का विरोध बिहार में विपक्ष लगातार कर रहा था, उसी पर बिहार में करारी हार का ठीकरा महागठबंधन ने फोड़ा। बिहार चुनाव में करारी हार पर दिल्ली में आज समीक्षा बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन मौजूद रहे। मीटिंग के बाद आए तो हार का कारण ये बताया। 90% से भी ऊपर स्ट्राइक रेट, ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी और इसमें दाल में काला नजर आता है। हम लोगों ने अलायंस पार्टनर्स से बात किया है और सिर्फ हमारा ही सोच नहीं, कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, हमारे अलायंस पार्टनर्स सभी के सभी का ये मानना है कि ये अप्रत्याशित नतीजे हैं और उसको पूरी तरीके से गहन इसकी छानबीन होनी चाहिए, डेटा का एनालिसिस होना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि ये सब करने के लिए भी महागठबंधन एक मंच पर साथ नहीं था। बिहार में हार पर आरजेडी की प्रतिक्रिया सधी हुई आई है, लेकिन कांग्रेस अब भी एसआईआर को गुनहगार मान रही है। बिहार में कांग्रेस की बुरी हार हुई है। कांग्रेस ने इस चुनाव में 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। पार्टी का वोट शेयर 8.71% रह गया, जबकि 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 19 सीटें जीती थीं और 9.6% वोट मिले थे। महागठबंधन के लिए अखिलेश यादव भी बिहार में चुनाव प्रचार करने गए, लेकिन उनका करिश्मा फीका रहा। अखिलेश यादव ने तो कल ही एसआईआर को हार की वजह बता डाला।
अखिलेश की प्रतिक्रिया तब सामने आई जब सिर्फ एनडीए के पक्ष में रुझान आ रहे थे। अखिलेश ने रिजल्ट का इंतजार भी नहीं किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर बीजेपी के मंसूबों को नाकाम करेगा। विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच बिहार के जनादेश ने स्पष्ट संदेश दिया है। इस बीच देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। इसमें से एक राज्य पश्चिम बंगाल भी है, जहां अगले साल चुनाव होना है। बीजेपी एसआईआर के पक्ष में है तो टीएमसी सड़क से लेकर सियासत तक एसआईआर के खिलाफ आवाज उठा रही है। यानी आने वाले दिनों की एसआईआर के इर्द गिर्द सियासत की पूरी पिच तैयार हो गई है। आज तक ब्यूरो। तो बिहार के जैसे ही नतीजे आना शुरू हो गया, बिहार के साथ साथ बाकी राज्यों से विपक्षी दलों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू किया। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और बंगाल तक इस बारे में प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुका है और एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है कि एसआईआर के वजह से को लेकर बिहार की जीत को जोड़ने की कोशिश हो रही है। वही प्रधानमंत्री मोदी साफ शब्दों में जो दिल्ली के कार्यालय में उनकी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उनकी जो उन्होंने संबोधित किया कार्यकर्ताओं को, उसमें उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के काम पर जनता ने मुहर लगाई है। तो आखिरकार अब यह मुद्दा कहां जाएगा? बंगाल के रास्ते जो गंगा बहती है, क्या उसके लिए बंगाल को चिंता करने की जरूरत है? कई सवाल इसको लेकर है। हमारे साथ में तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। स्टूडियो से हमारे साथ में अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ विनोद अग्निहोत्री जी यहां पर बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ में, और आशुतोष भी पॉलिटिकल एनालिस्ट इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और उसके साथ साथ प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रोफेसर रतन लाल, कांग्रेस के प्रवक्ता, भी इस चर्चा में शामिल होंगे। श्याम प्रकाश पुरोहित, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता, भी इस चर्चा में शामिल होंगे, क्योंकि बंगाल में खास करके तृणमूल कांग्रेस के लिए कह रही है कि बंगलार वोट रक्षा नाम से कुछ कैंपेन खोला जाएगा, वहां पर कैंप्स खोले जाएंगे और उसके जरिए एसआईआर की प्रक्रिया का शायद विरोध किया जाएगा, यह भी उसमें कहा जा रहा है। 3 सवालों के साथ इस चर्चा की मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस का एसआईआर पर हार का ठिकरा फोड़ना ठीक है आज की स्थिति में, क्योंकि कांग्रेस ने भूमिका बना ली है कि एसआईआर के वजह से ही यह हार हुई है। दूसरा सवाल, क्या एनडीए की बिहार में जीत से बंगाल में ममता का टेंशन बढ़ गया है? और तीसरा सवाल, क्या एसआईआर का विरोध करना सियासत है या फिर विपक्ष की मजबूरी? आज की स्थिति में एसआईआर ही क्या हम ये कह सकते हैं कि बिहार की हार का सबसे बड़ा कारण रहा, जिस तरीके से विपक्ष कहने की कोशिश कर रहा है? कई तमाम मुद्दे उसमें निकलेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं और मैं दरअसल चर्चा की शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं, जल्दी से। कोई कम पड़ा है क्या? वो आ जाएगा, सब चर्चा में आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, एसआईआर का विरोध उत्तर प्रदेश में भी अब होगा, महाराष्ट्र में भी होगा और बंगाल में भी होगा। जी, बिहार में विरोध करके उसका परिणाम तो देख ही लिया आपने। बिहार में जहां उन्होंने श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमान तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जहां एसआईआर के विरोध में लंबी जो है पदयात्रा की, वहां पर एसआईआर के विरोध का परिणाम चुनाव परिणामों के रूप में क्या आया है ये सबने देख लिया है। साहिल भाई, आप तो मुंबई शहर से आते हैं। मुंबई शहर की एक बड़ी मशहूर कहावत है, गिरे फिर भी टांग ऊपर। बुरी तरह चुनाव हार गए हैं, फिर भी हमारी टांग ऊपर है, एसआईआर के कारण हार गए हैं। ये परजीवी कांग्रेस का नया जो है, इन्होंने पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चौकीदार है, चोर है कहकर उसका क्या परिणाम भुगता था देखा, और वोट चोर कहने का परिणाम भी बिहार के जनता ने उनको दे दिया। ये जितनी बार मोदी जी को गालियां देंगे, ये जितनी बार मोदी जी को कोसेंगे, ये जितनी बार झूठ का सहारा लेंगे, ये जितनी बार फरेब करेंगे, इस देश की जनता उनको उतनी कड़ी सजा देगी। 95वीं हार उनकी हो चुकी है, बस सिर्फ 5 हार दूर है हार की सेंचुरी बनाने से। हमें पूरा विश्वास है कि श्रीमान राहुल गांधी जब तक हार की सेंचुरी नहीं बना लेंगे, तब तक ऐसे ही अद्भुत बातें करते रहेंगे।
चुनाव के नतीजे पूरे आए भी नहीं थे कि अखिलेश यादव ने ट्वीट करना शुरू कर दिया उस बात को लेकर, और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि देखिए एसआईआर को लेकर सजग हो जाइए, पीडीए की जीत होगी वगैरह वगैरह कहना शुरू कर दिया। सिर्फ एसआईआर ही वजह हो सकती है और कोई वजह नहीं हो सकती। महागठबंधन के भीतर की जूतम पैजार हमने देख ली, वहां पर जिस तरीके से उनकी स्ट्रेटेजी का फेल्योर हमने देख लिया, ये सारी चीजें भी तो है ना वहां पर। देखिए, आपको भी इस बात का पता होगा कि जब एसआईआर हुआ तो हम लोगों ने डे 1 से बात बोली शुरू की कि भाई 1 महीने में आप एसआईआर कैसे करवा देंगे। भाई जहां 8 करोड़ लोग हैं, वोटर हैं, करीब करीब 7.5 पौने 8 करोड़, वहां पे आप 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर एसआईआर कैसे कंप्लीट करवा देंगे। क्योंकि भाई आप एनआरसी आपने असम में कराया, कितने महीने लग गए वहां एनआरसी होने में, और 1 महीने में आप चाहते हैं कि और एसआईआर में फर्क है ना सर? सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ कितने महीने लगे, फर्क है दोनों फर्क है, लेकिन बता रहा हूँ असम में कितने महीने लगे। यहाँ भी किसी व्यक्ति को अपना अगर डाटा देना है, उसको जन्म प्रमाण पत्र देना है, अगर नहीं है तो 2003 के पहले उसके जहाँ फादर पोस्टिंग थे वहां से लेके आना है। आधार कार्ड को भी आपने एक तरह से बीच में मानने से इनकार कर दिया था। तो इतने सारे पेपर्स इकट्ठे करना, किसी व्यक्ति को अपने वोटर लिस्ट में शामिल होना इतना आसान तो था नहीं। लेकिन इसकी वजह से आपने 65 लाख वोट बिहार में कटे। जो 65 लाख वोट कटे, आप कहते थे घुसपैठिए थे, घुसपैठिए तो 390 निकले। तो 65 लाख जो वोट कटे वो कौन लोग थे? 65 लाख कोई कम तो होते नहीं है क्या? वो हिंदुस्तानी नहीं है? उन्होंने तो 2024 में वोट दिया था, उन्होंने बताया तो डेटा आ गया ना, किसी पार्टी ने उस बात को लेकर सवाल उठाया। अरे नहीं, उन्होंने बोला कि 2024 में हमने वोट दिया था, लेकिन हमें कितने लोगों ने बोला? अरे कितने लोग? भाई आप किस लोगों को पकड़, 65 लाख आपसे मैं पूछता हूं, 65 लाख वो लोग कहां से आए, कहां चले गए, जरा बताइए। 65 लाख लोगों में से कितने लोग मरे हुए हैं, कितने लोग बाहर निकल चुके हैं, ये सारा डेटा तो दिया ना। आपके बीएलए भी वहां पर थे। देखिए, मैं बीएलए तो अभी उत्तर प्रदेश में भी है। फिर क्या बीएलए को सजग करिए, ट्रेनिंग दीजिए उनको। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो तृणमूल कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। 4 तारीख को लास्ट डेट उन्होंने दिया है दिसंबर में। मैं पूछना चाहता हूं, बीएलओ कितने के घर में पहुंच गए अभी तक? उत्तर प्रदेश की बात कर लें, कितने घर पहुंच गए? 15 तारीख 16 तारीख हो गई है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी में आपसे एक सवाल, बड़ा बुनियादी सवाल है कि ऐसा क्या आपने 20 साल में कर दिया बिहार के अंदर में कि क्या आपने हर गांव में हर व्यक्ति को रोजगार दे दिया? क्या आपने हर गांव में मेडिकल फैसिलिटी कर दी? क्या आपने हर गांव में हॉस्पिटल बना दिए या स्कूल बना दिए? या किसान, एक मिनट सुन ले, एक मिनट जल्दी सर, या वहां पे हर किसान संपन्न हो गया, या वहां पे जो जिस तरह का माहौल था गुंडागर्दी का खत्म हो गया? आपने देखा कि बिहार इतना समझदार प्रदेश है, उसके बावजूद ही मोकामा में जो व्यक्ति लड़ रहा था उस पे हत्या का आरोप लगाने के दौरान फिर भी जीत गए। उत्तर प्रदेश में जेल के अंदर से लोगों ने चुनाव लड़ा और उसके बावजूद जीते हुए हैं। शहाबुद्दीन जेल के अंदर से चुनाव लड़े, उसके बावजूद जीते हुए हैं। कौन सी बड़ी बात है उसमें? कई लोग इस तरीके से दिखाई देंगे। इसका मतलब ऐसा तो कुछ आपने, यही तो सवाल है कि इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी इतनी, अरे तो जल्दी खत्म करिए सर, बाकी लोग के बाद बोलिए, चलिए इतना कुछ आपने नहीं किया, उसके बावजूद अगर आप स्वीप कर रहे हो, 200 पार कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं शंका तो है। इसलिए हम कहते हैं ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं कि एसआईआर ने गर्दा उड़ा दिया बिहार में। चलिए, स्वयं प्रकाश पुरोहित, चिंता का विषय है। स्वयं प्रकाश पुरोहित, गंगा बहती है, बंगाल तक पहुंचती है, और प्रधानमंत्री साफ शब्दों में कह रहे हैं कि बिहार से बंगाल का रास्ता अब निकलता है करके आपके पास पहुंच रहे हैं, आ रहे हैं आपके पास। देखिए प्रधान, नहीं आइए, देखिए गंगा के ऊपर में जब बात छिड़ी है तो गंगा पुत्र भीष्म महाभारत की लड़ाई में किनके साथ थे ये सबको पता है। दूसरी बात, गंगा आकर के जब सागर में मिलती है, पश्चिम बंगाल की कौन है, लेकिन सर काली की धरती, वो डेफिनेशन भी बता दीजिए, किसके साथ आप भीष्म बता रहे हैं? कौन भीष्म, कौन है? नहीं, जो अपने आप को गंगा पुत्र कहेगा वही भीष्म है। इसमें नाम लेने की क्या जरूरत है? कौन कहता है कि मैं अपने आप को गंगा का? इस देश में रहने वाले 140 करोड़ सभी गंगा को अपनी मां मानते हैं। गंगा माता है। गंगा के बारे में अगर आज से कुछ साल पहले जब पिक्चर के अंदर में गाना गया, मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, तो हम मोदी जी, अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठी सारे लोगों को स्वागत करते हैं कि आइए आप चुनाव प्रचार करिए। मगर गिरिराज सिंह की जो भाषा है कि बंगाल में चुनी हुई सरकार को बांग्लादेशी बोलना, रोहिंग्या की सरकार बोलना, ये लोकतंत्र पर एक करारा तमाचा है कि जिस तरह से ऐसे लोग हैं, ऐसी बयानबाजी है, आपने अपना स्तर गिरा दिया। महिलाओं का तो सम्मान ये लोग नहीं करते हैं। पहले मोदी जी आए थे, 2019 का नतीजा आपने देखा, 2021 का नतीजा देखा, 16 का देखा, 14 का देखा, और 2024 में भी देखा कि 300 अब की बार 400 पार का नारा देके 240 में आ गए। पिछली बार इन्होंने बंगाल में नारा दिया था अब की बार 200 पार। क्या स्थिति है? वोट शेयर इनका कहां चला गया? और इनके नेता कौन है? आपको सब तरफ देखना है। आप बिहार से बंगाल की तुलना कर रहे हैं।
बंगाल के अंदर में खेलने के पहले यहाँ की पिच ममता बनर्जी को पता है कि ये पिच बाउंसी है कि स्पिन लेगी कि स्विंग करेगी, ये उनको पता है। बंगाल की जो घाटी है दुर्गम घाटी है, यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मातंगी हजरा, रास बिहारी, ऐसे ऐसे लोगों ने यहाँ पर अपने प्राणों के मतलब देश के लिए कुर्बानियां दी है। तो पहले से ही एसआईआर को लेकर भूमिका क्यों बांधी जा रही है? क्या आपको भी एसआईआर का डर है? पहले से ही एसआईआर नहीं एसआईआर सुनिए, एसआईआर सुनिए ना, एसआईआर की भूमिका नहीं है। एसआईआर में हम लोगों ने जो कैंप लगा रहे हैं वोट रक्षा शिविर का मतलब अगर साहिल जी का वोट अगर फलाने एड्रेस पर है, किसी की ताकत नहीं है इलेक्शन कमीशन या ज्ञानेश कुमार की कि उस व्यक्ति का वोट काट दिया जाए। आधार कार्ड को मान्यता सुप्रीम कोर्ट दे चुका है, आप उसके हिसाब से काम करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? आप करते रहिए, लोगो को काम में लगा दिया है, असली मुद्दे से भटका दिया है। बिहार की जनता देखिए, बिहार की जनता जाकर सुनिए ना, बिहार के अंदर में जाकर के मोदी जी बोलते हैं कि रील बनाइए, रील, देश का रोजगार रील बनाने से चल रहा है, ये देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। ये अपने आप में एक शर्मसार करने वाली बात है। नहीं, लेकिन जश्न मना ले ज्ञानेश पुरोहित जी, बिहार के नतीजों में एक नजर आया कि यादव बहुल इलाके में भी एनडीए जीत रहा है, मुस्लिम बहुल इलाके में एमआईएम जीत रहा है और उसके साथ साथ एनडीए भी जीत रहा है। तो देखिए, नतीजे लोकसभा के और विधानसभा के नतीजे, उसमें फर्क नजर आ रहा है। कहीं जो स्विंग का एक्सपेक्ट कर रहे थे विपक्षी पार्टियां, उस तरीके से नजर नहीं आया। मुसलमानों ने आप ये बोलना चाहते हैं कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए वहां पर, ये आप बोलना चाहते हैं ना? मैं ये नहीं बोलना चाहता, सिर्फ आपने बता रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर देश में रहने वाले किसी जाति, समुदाय या धर्म के नाम पर अगर नफरत फैलाते हैं तो ये पश्चिम बंगाल में नहीं चलता है। पश्चिम बंगाल की गणित हमेशा अलग है। यहाँ गंगा सागर के देख लिया, ये गंगा सागर है, शॉर्ट पिच बॉल डाल के देख लिया, यॉर्कर डाल के देख लिया। अब तक तो ममता बनर्जी ठीक तरीके से उसको सीमा पार पहुंचा रही है आपके बॉल को। इस बार आपके पास कुछ नया है या नो बॉल पे वगैरह तो आउट नहीं करेंगे ना, कुछ नया, क्योंकि उनको लगता है कि नो बॉल पे आउट कर देंगे आप। एक सवाल और पूछ लीजिए, क्या आधार कार्ड मानेंगे? एसआईआर मानना ही पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। उनसे पूछ लीजिए ना कि आधार उन्होंने जो। चलिए प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी का। नहीं, हमारा भी दे दें। हाँ, आएंगे, पहले उनका तो जवाब देने दीजिए। चलिए देखिए साहिल जी, अब ये जरा स्टूडियो में ये जो उत्पाती तत्व बैठे, श्रीमान भदौरिया जी जरा शांत रहे। आप खाली इतना बता दीजिए, देखिए, अभी आप उनको उकसा रहे हैं। 2016 में जीती थी भारतीय जनता पार्टी, दिखाएगा तो उसका वोट बन जाएगा, बस इतना बता दीजिए। 2016 सीट पर, अरे वो इलेक्शन कमीशन का काम मैं क्यों करूंगा महाराज? अरे क्यों नहीं बताया? गजब है आप, जहालत की हजारी हदें तोड़ देते हैं। आप ही लोग कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन बताएगा, हम क्यों बताएंगे? अब सत्ता पक्ष इतना भी नहीं, आप भी इलेक्शन कमीशन से पूछ सकते हैं, आपको मना किया है। आप सत्ता पक्ष है भाई, मैं आपसे इलेक्शन कमीशन से पूछ लीजिए ना। क्या इलेक्शन कमीशन जाने में लाज लगती है? रोहिंग्या है कि बांग्लादेशी जो नहीं जा रहे वहां? इलेक्शन कमीशन इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं जरा ये बहुत जरूरी बात है, बिल्कुल जरूरी बात है, लेकिन आप इस तरह के लंपटों को जो है लंपटता करने का। अरे नहीं, ये सब बंद करिए प्लीज। प्रेम शुक्ला जी फिर क्या? अरे देखिए, ये ना ये पूरा डिबेट डिरेल हो जाता है। पता नहीं क्या क्या। भदौरिया जी जरा एक सेकंड प्लीज। प्लीज शुक्ला जी प्लीज, भाषा बदलने लग जाता है। प्लीज प्रेम शुक्ला जी यहाँ पे लंपटता है प्लीज। ये सत्ता का नशा बोल रहा है। ये ना यहाँ पर स्टूडियो पे प्रॉब्लम ये होता है कि बीच में बोल रहा हूँ क्या? ठीक है प्रेम शुक्ला जी आप ही बोलिए, लेकिन आपको मैं जरा एक बार सबको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के एसआईआर के वक्त पे साफ शब्दों में निर्देश दिया हुआ है कि आधार कार्ड एक डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और चुनाव आयोग ने एसआईआर की जो 12 राज्यों में एसआईआर होगा उसमें भी आधार कार्ड को एक डॉक्यूमेंट के तौर पर मान्यता दी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ शब्दों में कहा और ये मीडिया ने भी रिपोर्ट किया हुआ है। प्रेम शुक्ला जी, जो बंगाल को लेकर सवाल था उसका जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए जी, 2016 में भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें जीतने में सफलता मिली थी। 2021 में हम 76 सीटें जीतने में कामयाब हुए। यानी एक चुनाव से दूसरे चुनाव के मध्य में भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या में 3800% की वृद्धि हुई। तो निश्चित समझें कि इस बार हम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के कंधे पर चढ़कर जो सरकार बनाने के सपने संजोते हैं, जो भारत और भारतीयों के खिलाफ काम करते हैं,
फिर जो मैं डिस्कस बंगाल के करूंगा। हितों के खिलाफ गलत काम बात करते कर रहे हैं, प्रेम हैं, शुक्ला जो जी गलत आए दिन बयानबाजी बंगाल कर के रहे हैं। भद्रलोक फिर का ये अपमान गलत बात करते कर रहे हैं, हैं। मैं इन्हें उनको देखना निश्चित चाहता तौर हूं, पर साहिब जी, बंगाल की जनता आपके माध्यम से सत्ता से साहिब बाहर जी, का रास्ता आप दिखाएगी। इनको आप टोकिए तो क्या, आप कि काहे ये चिढ़ रहे रोहिंग्या के महाराज? प्रेम देश शुक्ला जी, देश काहे पे चिढ़ रहे? देने वाला व्यक्ति इतना जो चिढ़ देश क्यों का है, गए? वो भारत का एक-एक नागरिक चिढ़ है। क्यों रहे हैं भाई? अगर रोहिंग्या को वोट देने की इतना अगर आप रोहिंग्या के वोट पर हैं, नहीं। मान लिया ना आप रोहिंग्या के वोट पर हैं, आपने मान लिया ना, स्वीकार लिया, आपने स्वीकार लिया। स्वयं प्रकाश जी, एक भाई एक मिनट, स्वयं प्रकाश जी एक मिनट, रोहित जी एक रोहिंग्या मिनट, और बांग्लादेशियों के प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, मुझे एक बात का सवाल, एक बात का जवाब दीजिए, एक बात का जवाब दीजिए। स्वयं स्वीकार लिया है। प्रेम शुक्ला जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आपका कहने का ये मतलब है कि तृणमूल कांग्रेस को वोट करने वाला हर व्यक्ति रोहिंग्या है, ये आपका कहने का मतलब है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो तृणमूल कांग्रेस को या अपोजिशन को, आप नहीं ये कहना चाहते? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा स्वयं प्रकाश जी जवाब दीजिए। चलिए, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। यही ममता बनर्जी थी जो कहती थी, जो स्वयं कहती थी ममता जी कि कम्युनिस्टों की सरकार जो है वो बांग्लादेशियों के ऊपर बनती है। गजब है भाई, अरे बांग्लादेशियों से मोहब्बत करें, घर में बैठा लें, गजब है। बतुआ समाज के लोग हैं, उनको बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर खदेड़ा जाएगा। हिंदू बांग्लादेश बंगाल की डिबेट शुरू होगी, बाहर खदेड़ा 5 महीने के बाद चुनाव वहां पर होने वाले हैं, 7 महीने के बाद। नहीं रहने पाएंगे। जरा शांत करिए, दोनों को शांत करिएगा। प्रोफेसर रतनलाल इंतजार कर रहे हैं, जरा उनके पास भी चलते हैं, क्योंकि कांग्रेस की आज बैठक हुई है और कांग्रेस की बैठक के बाद बाहर आके कहा गया है कि एसआईआर को लेकर उन्होंने कुछ संदेह व्यक्त किया हुआ है और उसका मंथन होगा, चिंतन होगा, यह भी कहा गया है। लेकिन पहले से ही इस बात को लेकर भूमिका है रतनलाल जी की। बिहार में जो रिजल्ट आए, कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा, एमआईएम तो कह रही आपको वोट कटवा कह रही है आज की स्थिति में, क्योंकि जो ट्वीट्स हमने देखे कल, ओवैसी हमारे साथ में थे, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी वोट कटवा निकली, अदरवाइज उनकी तो 15 सीटें जीत कर आ जाती। क्या कहूं, गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। और जब मैं चुनाव आयोग से कोई सवाल पूछूंगा तो जानते हैं उनके डिफेंस में कौन लोग आ जाते हैं, वो कहना ठीक नहीं है, सब लोग जानते हैं। मैं इतिहास का छात्र हूं, एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। तो फर्स्ट लोकसभा चुनाव हुआ 1951-52 में, 489 लोकसभा के सीट्स थे और कांग्रेस का कोई ओपोजिशन नहीं था, कोई ओपोजिशन नहीं, एकदम अनडिस्प्यूटेड पार्टी। जानते हैं कितनी सीटें मिली जवाहरलाल नेहरू जी को? 364, और उसका परसेंटेज आता है 74%। एक और इंस्टांस देता हूं, जब इंदिरा जी का असैसिनेशन हुआ तो उस समय पूरे देश में कांग्रेस की लहर थी। 1984 उसमें 541 में से 414 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती। परसेंटेज कितना था? 76.5। इस बार अगर बिहार के इलेक्शन में एनडीए का परसेंटेज देख लीजिए तो जीत का एवरेज परसेंटेज 83 पॉइंट समथिंग आता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब कांग्रेस का कोई ऑपोजिशन ही देश में नहीं था, तब भी नेहरू उतनी सीट नहीं जीत पाए। जब इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन के बाद पूरी जो है देश कांग्रेस में हो गया था, सिंपैथी वेव था, वहां भी नहीं जीत पाए। तो क्या 20 साल में बिहार में घी की नदियां बह रही थी, हीरे जवाहरात की बरसात हो रही थी, मोतियों की बरसात हो रही थी, गिफ्ट सिटी खुल रहे थे क्या, बुलेट ट्रेन चल रही थी क्या, डायमंड हब बन रहे थे क्या, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही थी क्या? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने छेड़ी है यहाँ पर, और यह अजीब तर्क है मेरे ख्याल से, तो क्योंकि आप जिस चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, पहले चुनाव का, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जी के सामने जयप्रकाश नारायण, लोहिया और बाकी सारे लोग भी खड़े थे। जनसंघ से भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ सभी लोगों ने चुनाव लड़ा था, वहां पर भी बड़े बड़े लोग उनके सामने खड़े थे। सबसे ज्यादा सीपीआई को सेकंड सीट आई थी, 16 सीट। सुन लीजिए, ठीक है, पहला कांग्रेस 364 और सीपीआई थी 16 सीट। समझ रहे हैं? जब उस वेव में भी इतना परसेंटेज नहीं है, तो बिहार में जहाँ की भ्रष्टाचार चरम पे है, हिंसा, क्राइम बढ़ा हुआ है, कोई फैक्ट्री नहीं खुली, कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुला, कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं खुला, कुछ इसी बात का तो चिंतन होना चाहिए। मतलब पर कैपिटा इनकम सबसे ऐसा क्या है कि इतने सारे मुद्दे आपके सामने होने के बावजूद भी आप एसआईआर के मुद्दे पर वहां पर चुनाव लड़ते रहे और एसआईआर का मुद्दा वहां पर नहीं चला। जिस बात को लेकर आपने यात्रा निकाली वो मुद्दा वहां पर नहीं चल पाया। आपने सही मुद्दे गिनवाए कि बिहार आज की स्थिति में भी नीति आयोग के आंकड़े अगर देखें तो हर पायदान पर सबसे निचले स्तर पर खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद उसके जगह पर एसआईआर का मुद्दा आपने निकाला, वो नहीं चला। ये भी तो बात माननी पड़ेगी ना सर। मेरी बात सुनिए ना,
बोलिए। गुजरात में तो वहाँ जो डायमंड हब की बात होगी, और बिहार से यहाँ ट्रेन से मजदूर लेके जाएंगे, सब आया, सब इनको पूरा मुसलमान भी वोट दे दिया, यादव भी वोट दे दिया, सब वोट दे दिया। ये थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करे, कोई भी 9वीं क्लास का बच्चा भी इतना समझा सकता है। ठीक है, कि जो सवाल चुनाव आयोग से पूछे जा रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी चुनाव जल्दी से आयोग एक भी जवाब नहीं दे रहा है। चलिए क्यों? जल्दी से, क्योंकि कल कॉन्स्टिट्यूशन प्रधानमंत्री ने जो अपने कार्यकर्ताओं को कहा उसमें चुनाव आयोग की तारीफ की, और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस चुनाव ने चुनाव आयोग पर जनता का विश्वास स्थापित किया है, क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग हुआ। ये प्रधानमंत्री का कल का बयान है। प्रेम शुक्ला जी आपका जवाब जल्दी से, उसके बाद मुझे आशुतोष और बाकी लोगों के पास भी जाना है। चलिए साहिल जी, श्रीमान रतनलाल जी का इतिहास ज्ञान अत्यल्प है, अत्यल्प है। अभी भाई 2010 के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को इसी बिहार में 206 सीटें मिली थी। इस 202 से अधिक सीटें मिली थी 2010 के चुनाव में इसी बिहार में। अब आप क्या बात कर रहे हैं भाई? जवाहरलाल नेहरू जो हैं, उनकी ऐसी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को चुनाव कैसे हरवाया था 74,000 वोट खारिज करके? तो नेहरू बहुत बड़े लोकतंत्रवादी हो गए। मौलाना आजाद का चुनाव हारना घोषित हो गया, उसके बाद डीएम को धमका के चुनाव जितवाए। नेहरू जैसे जो है पूरी तरह से तानाशाह व्यक्ति की बात कर रहे हैं, बीच में कुछ चिचिया रही है। ये इतिहास के ज्ञाता को जरा दर्पण दिखा दिए तो चिचियाने लगे। क्यों चिचिया रहे हैं? क्यों? क्या पढ़ाएंगे इतिहास आप? इतिहास का आपको इत नहीं पता है, ना हाथ पता है, ना इत पता है, ना हाथ पता है। क्या इतिहास पढ़ाएंगे आप? क्या पढ़ाएंगे आप? जाओ राहुल गांधी को पढ़ाओ इतिहास, जरा उनका ज्ञान ठीक हो जाए। जरा एक मिनट जरा सबको शांत करिए प्लीज, जरा दोनों को शांत करिए, जरा दोनों को शांत करिए। रतनलाल जी एक सवाल यहाँ पर उठा है। देखिए, एक तो पर्सनल टिप्पणी मत करिए एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि ये तो विषय नहीं है हमारी चर्चा का। हम इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रतनलाल जी एक सवाल मुझे जल्दी से आपसे पूछना है, उसके बाद आशुतोष और संगीत रागी भी यहाँ पर है। क्या एसआईआर के अलावा कोई और चीज भी हो सकती है? उसका जरा भी सोच आप कर सकते हैं, उसके बारे में जरा भी आप सोच सकते हैं। 2010 का एग्जाम्पल यहां पर दिया गया। 115 सीटें जनता दल यूनाइटेड ने जीती थी, 115 सीटें, 90% का स्ट्राइक रेट उनका रहा है उस वक्त। 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने कहा था ना 7 करोड़ 42 लाख। अभी फाइनल आंकड़ा है, कितना आंकड़ा है? 7 करोड़ 45 लाख। ये नहीं दिख रहा है। अच्छा, वो आपने पूछ लिया, उसका भी जवाब चुनाव आयोग ने भेजा हुआ है। हमने चुनाव आयोग से ये सवाल पूछा कि ये 7 करोड़ 45 लाख और 7 करोड़ 42 लाख वाला मामला क्या है। अच्छा, वो आपने मामला छेड़ा। देखिए, सोशल मीडिया पर कैंपेन करने से चुनाव नहीं जीता जाता, ये बात भी आपको थोड़ी सी समझनी होगी। मेरे ख्याल से आप समझते भी होंगे, आप तो राजनीतिक पार्टी में काम करते हैं। लेकिन जो 7 करोड़ 42 लाख की बात की जा रही है, 7 करोड़ 43 लाख 7.43 करोड़ ये वोटर्स की संख्या, बिहार के वोटर्स की संख्या थी। फॉर्म 6 भरकर वोटर रजिस्ट्रेशन कराने की समय सीमा नामांकन भरने के अंतिम दिन से हफ्ता भर पहले तक थी। यानी पहले चरण के लिए 10 अक्टूबर तक और दूसरे चरण के लिए 13 अक्टूबर तक फॉर्म नंबर 6 स्वीकार किए गए, और उसी के आधार पर यह संख्या 7 करोड़ 45 लाख 26,858 हो गई। ये क्लैरिफिकेशन जाना जरूरी है, क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है, और ये चुनाव आयोग का ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन, इसके लिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। डिजिटल डेटा देंगे ना 3 लाख जब आपने 7 करोड़ 42 लाख उनके तो उसके बाद आपको बोलना चाहिए था। अब वो उनके वेबसाइट पर है कि नहीं है, मैंने चेक नहीं किया है। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियां इस बारे में सजग होती है कि उनके वोटर लिस्ट में कितने नाम ऐड हो रहे हैं, नहीं हो रहे, जिनके पास कैडर है वो उस बारे में देखते हैं। रतनलाल जी जल्दी से आपका जवाब चाहिए, उसके बाद आशुतोष के पास चलेंगे। चलिए, सब काम राजनीतिक पार्टी ही करेगा। चुनाव आयोग को भी करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आप देखिए, ऐसा है, बाद में सवाल उठाने से तो यह बेहतर होगा ना कि आपके बीएलएस भी वहां पर कुछ काम करे। आपके बूथ लेवल एजेंट होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं। इसी तरीके से तो कैडर बेस्ड पार्टियां चलती है। समाजवादी पार्टी भी कैडर बेस्ड पार्टी है। उत्तर प्रदेश में उनकी ग्रोथ उसी के आधार पर हुई है। जिम्मेदारी पूरी कैडर पे, पार्टी पे कहां कह रहे हैं कि सिर्फ पार्टी की जिम्मेदारी है? मैं ये नहीं कह रहा हूं। चलिए ठीक है, रतनलाल जी जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद आशुतोष जी बोलिए। नहीं, मैंने आपको बता दिया कारण क्या है जी। सवाल यही था कि एसआईआर के अलावा कोई और भी कारण हो सकता है क्या? इसके बारे में सोच विचार हो रहा है कांग्रेस के भीतर? एक इंटरनल अंडरस्टैंडिंग भी होगा ना? एग्जैक्टली होगा, क्यों नहीं होगा? पूरी समीक्षा होती है। उसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है चुनाव आयोग की भूमिका है, उसकी भी समीक्षा करेंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। क्या हरियाणा, महाराष्ट्र और तमाम आपको कर्नाटक से डेटा आए नहीं? क्या चुनाव आयोग किसी सवाल का जवाब दे रहा है? ये एक्सपेक्टेड है चुनाव आयोग से। अगर सवाल कोई उनसे पूछा जाएगा
कोई जवाब ही नहीं दे रहे। सीसीटीवी नहीं देंगे, सीसीटीवी नहीं है हमारे पास। दोनों प्रोफेसर दिख नहीं रहा है कि लोग भर भर के जा रहे हैं और आचार संहिता लग गया, 10,000 रुपए ट्रांसफर में। संगीत रागी जल्दी से आपका जवाब एक मिनट। संगीत रागी, साहिल, आज जो राहुल गांधी का ट्वीट आया है उससे तो यही लगता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी समीक्षा करने के लिए तैयार ही नहीं है। यदि आप 19 से 4 पर आकर के 6 पर सिमट जाते हैं तो ये बहुत, इसी को दुर्दशा कहते हैं। लेकिन टीएमसी तो तैयार है ना, कह रही है ना कि हम सड़क पर उतर रहे हैं। मैं उसी बात कर रहा हूँ। टीएमसी के प्रवक्ता ने क्या कहा? कहा कि महिलाओं के बारे में सभी जानते हैं कि क्या महिलाओं के साथ दुर्दशा हुई। मेडिकल कॉलेज ही नहीं, वसीर घाट में क्या हुआ, मालदा में क्या हुआ, ये सब कुछ जानते हैं। इसमें भी कोई टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट पढ़ लेना चाहिए, 1998 में आया था। बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में कितने घुसपैठी आकर के वो तो बीजेपी, ये सारी चीजें बिहार में होने के बावजूद भी नीतीश का ब्रांड चल गया। मैं दो और यही बात तो बंगाल में भी देखी गई है। इसलिए तो मैंने सवाल पूछा कि इस बार बीजेपी के पास कुछ और बॉल है क्या, या नो बॉल पे आउट करेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि यदि मतदाता शुद्धिकरण होता है और फेयर चुनाव होता है, जो बंगाल में होता नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, तो चुनाव आयोग फेयर चुनाव नहीं कर रहा। मारने पीटने माने दहशत में बंगाल में चुनाव होता है। आपको पता नहीं है कि कितने लाखों लोग भाग करके झारखंड आ जाते हैं, अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, कहां से भाग जाते हैं? कोई क्यों कड़ी आंकड़ा होगा तो बताइए उसको। जो गुंडे कोट कर रहे हैं तो टीवी पर आप कोट कर रहे हैं तो कहां से कोट कर रहे हैं बता दीजिएगा। जो गुंडे, ये नहीं होगा कि लाखों लोग चल के चले आते हैं। आप तो प्रोफेसर है, कम से कम आपको तो कोट करना चाहिए। उस समय तो सारे स्पेसिफिक कोट करिए ना, कहां से आया है? सारे एक अखबार कोट करिए, सारे अखबारों ने आंकड़ा कोट करते हैं, आंकड़ा कोट होना चाहिए। 28,000 के आसपास झारखंड में भाग करके लोग आए थे, पंचायत चुनाव के समय आए थे, ठीक है। आसाम में भाग करके आए थे। कितने? ये सारे लोग जानकारी है। कहां से पता चला ये? भाई अखबार, कौन से अखबार में? कई बार हम सोर्स बताइए उसका। टाइम्स ऑफ इंडिया में सब जगह हम लोगों ने इसको डिस्कशन किया है भाई। हवा में थोड़ी होगा, हवा में नहीं बोल रहे हैं। टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट हम हवा में बोल रहे हैं। तो बोलिए ना, कोट करिए, कितना नंबर बताइए। लाखों नंबर क्या होता है सर? लाखों नंबर क्या होता है? तो क्या करती है बीजेपी उस वक्त? क्यों नहीं उनको रोकती? सुन लीजिए इंद्रजीत गुप्त किसके होम मिनिस्टर थे? यूपीए सरकार में थे। संसद के पटल पे उन्होंने कहा कि 1 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए हैं। तो आपके सरकार ने 2 करोड़ बोल दिया। तो आपके तो कितने लोगों को निकाला? कितने लोगों को निकाला? अरे कब थे वो? चलिए ठीक है, आशुतोष थे। और आज प्रकाश जायसवाल किसके होम मिनिस्टर थे भाई? ठीक है, बंगाल पार्टी के थे ना। बिहार के तर्ज पर देखिए, मेरा कहना है कि यदि बंगाल के अंदर फेयर चुनाव होता है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाला जाता है, तो परिणाम वही होगा जो बिहार में हुआ। चलिए एक मिनट, बिहार मैं आपका दर्द समझ रहा हूं, क्योंकि प्लीज संगीत नहीं, चलिए मुद्दे पर आएंगे हम। देखिए, बिहार के तर्ज पर जिस तरीके से बिहार में चुनाव लड़ा, बिहार में जिस तरीके से पांचों पार्टियां साथ में एक रणनीति के तौर पर सीट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर हर बात को लेकर सबसे वो महागठबंधन के आगे नजर आ रहे थे। क्या बिहार में चुनाव जीता, इसीलिए आपको लगता है कि बंगाल में भी राह आसान होगी, जिस तरीके से दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी है, बंगाल में वहां ममता बनर्जी की सरकार है, बंगाल में वहां 200 से ज्यादा उनके पास एमएलएज हैं, 212 के आसपास। और अगर हमारे साथी ये कह रहे हैं कि वहां इलेक्शन कमीशन और मोदी सरकार दोनों ही असफल है स्वच्छ साफ चुनाव कराने में, तो अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, अपने ही चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। फिर अब देखिए आपकी दिक्कत क्या ना, आप बीच में बोलने लगते हैं, थोड़ा सा सिविल हो जाइए। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भाई घुसपैठिए 11 साल से आपकी वजह से आ रहे हैं क्या? क्यों नहीं पहचान करके बाहर निकालते उनको? अगर पश्चिम बंगाल के अंदर है, लगाइए सीआरपीएफ चारों तरफ से, और उसके बाद आइडेंटिफाई करिए कौन है। नेशनल सिक्योरिटी, फिर आप बीच में बोल रहे हैं, आपने विरोध किया, गलत बात कर रहे हैं, गलत बात। आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। आप सरकार का प्रवक्ता नहीं है, आप सरकार के प्रवक्ता नहीं, लेकिन आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, प्लीज गलत बात कर रहे हैं, नहीं गलत बात कर रहे हैं। आपकी आदत है आप बीच में बोलने की, आदत होगी आपकी बीच में बोलने की। प्लीज आशुतोष जल्दी खत्म कर। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सीआरपीएफ लगाई है ना, राष्ट्रीय सिक्योरिटी के साथ मोदी सरकार क्या किसी तरीके का रिस्क लेना अफोर्ड कर सकती है? अभी दिल्ली के अंदर बम फटा, पुलवामा में बम फटा, आप कह रहे हैं लगातार कह रहे हैं लाखों करोड़ों की संख्या में वहां पे घुसपैठिए हैं, कौन पहचान करेगा उनकी? कल अगर बम फटेगा इस देश के अंदर, कौन जिम्मेदार होगा उसकी?
आप बोलेंगे नेहरू जी जिम्मेदार होंगे या मोतीलाल नेहरू जिम्मेदार? प्रेम शुक्ला, अरे उनको समर्थन देने के लिए कौन बंगाल बिहार नहीं है कहने की कोशिश। फिर आप बोल रहे हैं, आप कौन खड़ा हो फिर आप जाता है बोल रहे हैं समर्थन अरे में? चलिए एक मिनट, समर्थन में आप जैसे अरे लोग खड़े जो हो जाते हैं। सरकार के प्रवक्ता बैठे हुए हैं उनको पूछते थे। अपनी इनकॉम्पिटेंस। अरे भाई ठीक है, ठीक है, ठीक है, छोड़िए। संगीत रागी करोड़ नहीं पानी लीजिए। साहिल जब 1 करोड़ आ गए थे इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी की 2 करोड़ सरकार हो गया ना। असम अच्छा, एक मिनट। असम में आपने आइडेंटिफाई किया, अरे, कौन बार भेजा अभी तक? कांग्रेस के शांति। अली और यहाँ पुनी पर के है, सहारे सत्ता यहाँ पर चलाते है। हैं। लगता है 11 अली और पुनी के सहारे सत्ता चलाते हैं। 11 साल से सरकार संगीत रागी जी ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी प्लीज। क्या कर रहे हो? संगीत रागी पहलगाम घटना प्लीज हुआ ऐसे कि नहीं चर्चा हुआ? नहीं हो पाएगी। पहलगाम घटना हुई कि नहीं हुआ? भाटिया- पुलवामा हुआ कि नहीं हुआ? भदौरिया जी, हुआ कि नहीं हुआ? अनुराग भदौरिया प्लीज सरकार किस लिए? सर प्लीज, किस लिए विपक्ष जिम्मेदार? आप किस लिए? अनुराग जी प्लीज, संगीत रागी प्लीज। हर चीज में विपक्ष जरा जिम्मेदार क्या है है। ना कि यहाँ पर है ना हम नॉब बंद नहीं कर सकते, इसके लिए ना सबको बोलते रहेंगे तो चर्चा ही नहीं हो पाएगी। जरा एक मिनट, हाँ मुझे विनोद जी के पास भी जाना है, लेकिन प्रेम शुक्ला जी जरा आशुतोष जो मुद्दा उठा रहे थे उसका जवाब दीजिए। घुसपैठी और रोहिंग्या आप सब कहते तो है, 11 साल से तो आप ही सरकार चला रहे हैं, सीमा आपके हाथ में है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री का भाषण कि सीमा से ही आतंकवादी अंदर कैसे आए, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। ये सारे भाषण तो 26/11 के बाद भी हुए, आपको तो याद होगा। तो इसका भी जवाब दे दीजिएगा, क्या बंगाल का रास्ता उस तरीके से ही जाएगा या एसआईआर के जरिए जीत पाई जाएगी जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है? जवाब नहीं है। जी देखिए, श्रीमान आशुतोष जी 2 दिन पहले बिहार में मान रहे थे क्या कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अरे आप तो 400 सीट दे रहे थे लोकसभा चुनाव मान में, रहे क्या थे हुआ क्या? भाई आपका? याद कर अरे आशुतोष जी सुन लीजिए, पूछ लीजिए, बीच में बोलने लगे, ये बीच में बोलने लगे, बीच में बोलने लगे, क्या हो गया? अभी तो बीच में बोलने लगे, क्या हो गया? क्या रोग हो गया इनको भाई? इनको कौन सा जुबानी जुलाब वायरस हो गया? लगे बीच में बोलने, बीच में बोलने लगे। इनका चेहरा दिखा दिया, चेहरा ऐसा नहीं होगा प्लीज। आईना देखते कैसे चिचिया रहे, प्लीज 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 प्रेम शुक्ला जी को आईना खत्म देखते करेंगे। कैसे चलिए चिचिया रहे, देखिए बोलिए प्रेम शुक्ला जी बोलिए। अभी गाली बकने लगेंगे देखिए, भाई, सच बोलते ही कैसे कड़ुआ लगा। अभी गाली बकने लगेंगे, प्लीज गाली आप पक रहे हैं महाराज, गाली आप पक रहे हैं, गाली बकने लगेंगे, मत गाली आप उकसाइए। पकते हैं। अरे आपका उकसाइए मत। संस्कार है। बकने लगेंगे। अभी कांसीराम इसीलिए पीटे थे आपको, अभी गाली बकने कांसीराम लगेंगे। क्यों पीटे थे आपको? अभी इसीलिए गाली पीटे बकने थे। लगेंगे। ये है ना, कांसीराम ने ये आपको थप्पड़ क्यों दिक्कत। मारा था? कांसीराम ने थप्पड़ क्यों गाली मारा था लगेंगे। आपको? अरे कांसीराम ने इसलिए थप्पड़ी आया था आपको। अरे कांसीराम इसलिए कूटे थे। अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी प्लीज, कांसीराम ने इसलिए कूटा क्या था। होगा ना, इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। देखिए वो भी कुछ और शुरू कर दीजिए। नहीं बात करिए प्लीज, जरा उनको खत्म करने दीजिए। देखिए, उनको सत्य का आईना दिखाते चलिए हैं। उनको खत्म करने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। आपने प्रेम शुक्ला जी आपकी बात खत्म करिए, मुद्दे पर बात सत्य का करेंगे। आईना दिखाते ही कैसा दर्द उठा। ओके मैं तो मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, आपके स्टूडियो में बैठे लोग चिचिया रहे हैं बीच में। अरे प्लीज प्लीज प्लीज, अरे अभी आपको तो कोई कांसीराम कूटने लगता है, अब क्या किया? आपकी कुमार खाने की आदत है, क्या करूं? अरे आशुतोष जी, आपको लपड़ मार दिया कांसीराम ने, जरा याद है? लपड़वा याद है? प्रेम शुक्ला जी लपड़वा याद है? चलिए प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, जरा शांत। मेरा सिर्फ ये मानना है कि देखिए स्टूडियो में क्या होता है ना कि ये विंडो में होते हैं तो हम किसी को बोल सकते हैं कि जरा आवाज कम करिए, आप लोग को तो वो भी नहीं बोल सकते। साहिल इनको समझाइए, ये बदतमीजी करना बंद करें। नहीं वो नहीं करेंगे, बदतमीजी करता है, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अरे प्लीज अनुराग नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। मैंने उनको टोका, मैंने टोका था उनको। आशुतोष जी मैंने उनको टोका था, मैंने उनको टोका था। अभी क्या हुआ है ना, अभी ये वो आदमी है जो कर रहा है, अभी बदतमीजी करने का काम है आशुतोष कर रहा है। अरे आशुतोष जी प्लीज आप बोलिए उसको पसंद बोला ना हमने पहले ही बोल क्योंकि इस आदमी का चरित्र है किसी को भी मां बहन गाली देना। अभी क्या हो रहा है ना आशुतोष जी, हम 5 मिनट से इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं और मुद्दे पर बात ही नहीं हो रही है, उनसे जवाब ही नहीं ले पा रहे हम लोग। और उसके बाद क्या होता है कि इसी मुद्दे पर चर्चा होती है। प्रेम शुक्ला जी आपकी बात खत्म करिएगा और कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं होगी तो मैंने पहले ही बोल चुके हूं। चलिए आपकी बात खत्म करिए। मैंने कौन सी पर्सनल टिप्पणी की? नहीं मैं आपके बारे में जनरल बोल रहा हूं। अरे भाई आपकी बात करिए प्लीज, मुद्दे पर आइए प्लीज। तक मैं तो वही बात कर रहा हूं ना। बोलिए 2 दिन पहले तक श्रीमान आशुतोष बिहार में भाजपा की खाना नहीं पचता बिना मेरा नाम लिए और अपच हो जाती है। हम बंगाल में भी जीतेंगे, बंगाल में भी जीतेंगे। कांसीराम के हाथों लपड़ खाने वाले कुछ मुद्दा देखिए फिर से मुद्दा बंगाल के भीतर मुद्दा क्या होगा? केस मुद्दे पर जीतेंगे, केस मुद्दे पर जीतेंगे, गाली देना जानते हो, केस मुद्दे पर जीतेंगे, केस मुद्दे पर जीतेंगे। बार बार चलिए शांत करिए, चलिए सबको शांत करिएगा। विनोद अग्निहोत्री, विकास के मुद्दे पर जीतेंगे, विनोद अग्निहोत्री, सुशासन के मुद्दे पर जीतेंगे। जरा शांत करिए, सबको शांत करिएगा। विनोद अग्निहोत्री
इस बारे में इस जो सवाल मैं आशुतोष को पूछने की कोशिश कर रहा था कि बेसिकली बिहार और बंगाल में क्या फर्क है, क्योंकि अगर वहां पर गंगा बहेगी तो किस तरीके से बह पाएगी। भारतीय जनता पार्टी, एक बात तो सही है कि जहां से शुरुआत की थी वहां से अब तक एक मुकाम तक आकर पहुंच चुकी है और आज सबसे बड़ा चैलेंजर के रूप में टीएमसी के सामने खड़ी है। लेकिन क्या बिहार में जिस तरीके से उनको बंपर बहुमत मिल पाया, क्या वहां पर सत्ता बदल करना उनके लिए इतना आसान हो पाए? देखिए, अभी तक अगर आप इतिहास देखें और एसआईआर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से बंगाल में ग्रोथ किया है, 3 सीट से 76 सीट तक पहुंची है, लेकिन तृणमूल की सीटें नहीं घटी हैं, उनकी भी सीटें बढ़ी हैं टीएमसी की। पिछले चुनाव से 2016 से 2021 में सीटें बढ़ी हैं। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जो भी लिया है वो कांग्रेस और सीपीएम का लिया, लेफ्ट का लिया है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी को तृणमूल के वोट बैंक में, अब तृणमूल के जनाधार में सेंधमारी करनी, वो करेंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये प्रश्न है नंबर 1। दूसरी बात, चूंकि वहां सरकार तृणमूल कांग्रेस की है, ममता बनर्जी की सरकार है, तो जो आरोप लगता है चुनाव आयोग पर या उस पर, चूंकि वहां सारे कर्मचारी, वो तो ममता बनर्जी सरकार के कर्मचारी, बीएलओ जो होंगे, वो बीएलओ चुनाव कराने वाले भी, तो जो आरोप लगाता है विपक्ष बिहार में कि आप मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, इसके इस्तेमाल करते हैं, तो वहां शायद वो आरोप लगाने की गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि तृणमूल की सरकार है। और तीसरी बात यह है कि बंगाल का कोई नया नैरेटिव देना पड़ेगा बीजेपी को। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव देती है वहां पर, बंगाल के विकास की चर्चा ही नहीं होती। पिछले 3 चुनाव में यही हुआ है। और अगर आप हिंदू मुस्लिम नैरेटिव देंगे तो मुझे लगता नहीं कोई। प्रेम शुक्ला जी, एक अहम मुद्दा यहाँ पर उठाया हुआ है, घुसपैठिए का मुद्दा हिंदू मुस्लिम का नहीं, लेकिन घुसपैठिए के मुद्दे के साथ नंबर भी जाना पड़ता है ना। के मुद्दे पर यही होता है, इसीलिए यहाँ पर लड़ने जा रहे हैं। चलिए प्रेम शुक्ला जल्दी जवाब दीजिए। मैं बोल दूं कि बीएसएफ जो है बॉर्डर पर तैनात रहती है। देखिए, घुसपैठिए विकास की हमारी 2011 हमारे विकास 11 के बाद जो आया उनको जवाब देंगे आप? IMDT एक्ट की आप बात कर रहे हैं, बचाते रहे सरकार आप तो आप छोड़ दीजिए सरकार को, जरा जवाब, सरकार छोड़ दीजिए। अरे उनको जवाब देने देंगे, बस में नहीं है तो छोड़ दो, चलिए हम देख लेंगे। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। देखिए, घुसपैठियों को लेकर एक बात तो साफ है कि सीमा आपके हाथ में है, मैंने उसको लेकर आपको सवाल भी पूछा हुआ है। सिर्फ उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ते रहेंगे या बाकी भी कुछ मुद्दे आपके पास रहेंगे उसमें? देखिए, बंगाल को कुशासन से, लूट से, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार से मुक्त कराने के लिए चुनाव लड़ेंगे, वहां सुशासन स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ेंगे, वहां विकास के लिए चुनाव लड़ेंगे। और जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड उपलब्ध कराने का काम आधार कार्ड सरकार भी केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है, वो मुहिम भी केंद्र सरकार से चलाई जाती है। सर आप प्लीज जरा देख लीजिएगा एक बार। स्वयं प्रकाश पुरोहित, केंद्र जो है वो राज्य सरकार, इतनी बड़ी चुनौती बीजेपी के रूप में, सारे आधार कार्ड के केंद्रों में भी राज्य सरकार का हस्तक्षेप है। स्वयं प्रकाश पुरोहित, अरे आधार कार्ड सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से बनता है जी। अरे भैया प्रोफेसर है ये, जी प्रोफेसर को यही नहीं बोलिए। अरे उनको बोलने दीजिए ना स्वयं प्रकाश पुरोहित जी को, प्लीज स्वयं प्रकाश जी प्लीज बोलिए। देखिए, ये लोग आपस में स्टूडियो में बैठ के झगड़ा कर रहे हैं। मैं आपको एक आर्टिकल दिखा रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया का बोल रहे हैं। नहीं, आप स्टूडियो वालों की आवाज अगर नहीं डाउन करेंगे और नहीं सुनेंगे, देखिए बंगाल के अंदर में ऐसे बहुत लोग हैं हिंदी भाषी जिनके वोट दूसरे प्रांतों में भी हैं। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कहा था कि आधार लिंक कर दिया जाए वोटर कार्ड को। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्यों इतनी परेशानी, इतनी कंफ्यूजन? लोग फॉर्म खोज रहे हैं, वो किसी के पिता का नाम नहीं मिल रहा है। यहाँ हिंदू मुसलमान के लोग मैसेज करके लोगों को खुश कर रहे हैं। तो बिहार की लड़ाई के बाद बंगाल की लड़ाई किस तर्ज पर जाएगी, ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ एसआईआर की प्रक्रिया इन 12 राज्यों में शुरू हो चुकी है और एक एक चरण में वहां पर यह प्रक्रिया की जाएगी। तो उस मुद्दे को लेकर भी विपक्ष किस तरीके से एक साथ होता है और इस सारे मुद्दे पर अपनी भूमिका रखता है, उस पर भी ध्यान रखा रहेगा।